हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल SUSM एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। इसमें मैं 5 लेक्चर करा चुका हूँ और लास्ट लेक्चर मैंने कराया था CPCSEA, इसमें समझाया था। हेल्थ मिनिस्ट्री इसमें बताया था। BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में बताया था, जो कि सब एनवायरनमेंट से संबंधित है। और इसके बाद जो है मानव जीवन संघर्ष के बारे में भी बताया था लास्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर मेरा मैटर और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और लोगों को भी भेज सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये माइनर का पेपर है जो कि हम पढ़ते हैं किसमें, NEP में। और ये कुछ पेपर में सेलेक्ट करना रहता है। इस पेपर का नाम दोबारा बताना चाहूँगा, एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस है। मैंने पूरा सिलेबस इसका डाउनलोड करके एक एक टॉपिक को एक एक करके मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसके कारण एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि जब हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो फिर बाहर आने का जो है सवाल ही नहीं उठता। तो अब हम तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं। अगर आपने बाकी 5 की 5 वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, और साथ में उसको देखते देखते आप नोट्स भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर नोट्स बनेगा तभी आप रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप रिवाइज करेंगे तभी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। कोई भी आपको किसी भी, आप BA में या BSc में या BCom में किसी में भी आप जो हैं वो पढ़ते हैं, आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये वीडियो आपको काम आएगी BA में तो आएगी ही, बाकी BCom में भी और BSc में भी, क्योंकि तीनों BA BSc BCom इनमें माइनर का पेपर होता है और NEP में पढ़ना पड़ता है। ओके, तो अब तीसरी यूनिट में हम चलते हैं। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे भारत, जो कि एक बायो रिजर्व हब के कैसे है। बायो रिजर्व हब का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, इस तरह की बहुत सारी वैरायटियाँ पाई जाती है। जैसे एक स्पीसीज कौवा अलग है, एक शेर है, एक आपका मानव भी, हम भी उसी में से एक हैं। पेड़ पौधों में भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो इस तरह की हमारे पास जो है बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह से जो है वो हमारे पास ये आपकी जीव जंतु और पेड़ पौधे बहुत सारी कैटेगरी में पाए जाते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है तो एनवायरनमेंट, पर्यावरण आपका उतना ही स्टेबल होता है। ये बात आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी मैं इसको समझा चुका हूँ कि हमारे मानव के लिए या अन्य जीव के लिए छोटे से छोटे जो हैं वो एक जीव जंतु और पेड़ पौधे का भी क्या महत्व है, और अगर वो डिसबैलेंस होता है तो उससे एनवायरनमेंट भी डिसबैलेंस होता है। जैसे जैसे हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु जो है लुप्त होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे, उतना ही हमारा एनवायरनमेंट डिसबैलेंस होता चला जाएगा, जिसका प्रभाव हमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे पोल्यूशन, बहुत सारी समस्याओं के रूप में देखना पड़ सकता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो भारत अपनी अविश्वसनीय, मतलब जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता, इतनी सारी विविधता है यहाँ पे, इतनी सारी डाइवर्सिटी है। जैव विविधता, और जंगलों से लेकर के घास के मैदानों से लेकर के तटीय क्षेत्रों तक अनेक इकोसिस्टम की उपस्थिति के कारण बायो रिजर्व हब के रूप में काम करता है। बहुत सारे अपने इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम आपका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जैव और अजैव तत्वों से मिलकर के बना होता है। पर्यावरण भी ऐसे ही आपका जैव और अजैव तत्वों से मिलकर के बना होता है। एक सिस्टम होता है जो कि आपस में वर्क करता है, कार्यात्मक रूप से वर्क करता है। सबसे पहले हमारे यहाँ समृद्ध जैव विविधता है, बहुत 17 विशाल विविध देशों में से एक है। ये डेटा आपको अलग अलग जगह अलग अलग भी मिल सकता है, इसलिए आप सीधा लिखे इसको कि बहुत सारी विविधता वाले देशों में से, जहां हमारे वर्ल्ड में 200 से ऊपर देश है, उसमें से भारत में जैव विविधता अच्छे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। कैसे? यहाँ पौधों की, जानवरों की प्रजातियों की एक विशाल श्रृंखला पाई जाती है, बहुत सारे अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। इसमें अनेक विविध परिदृश्य शामिल हैं। इसमें हिमालय पर्वत में अलग तरह के मिलेंगे, पश्चिम घाट जो कि कर्नाटका महाराष्ट्र, इसको पश्चिम घाट बोलते हैं, कर्नाटका महाराष्ट्र केरल तक, इसमें अलग है। पूर्वी घाट अलग है जो कि उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना इधर को चलता है, तमिलनाडु। सिंधु गंगा का मैदान जो कि उत्तर प्रदेश में गंगा का मैदान है, सिंधु का मैदान इधर ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ओके, रेगिस्तान भी है, तटीय क्षेत्र भी शामिल है।
अपने विशिष्ट वातावरण, एटमॉस्फेयर अलग है यहाँ पे। एटमॉस्फेयर इन द सेंस इनका टेम्परेचर अलग है, यहाँ बारिश अलग तरह से होती है, सर्दी गर्मी अलग पड़ती है, उसी तरह से जीव और जंतुओं का विकास भी होता है। अब आपका जो पोलर बियर है वो रेगिस्तान में तो नहीं रह सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, राइट। कुछ फसलें जो हैं हमारी वो केवल जो है विशेष टेम्परेचर में होती है, जैसे सेब जो है ठंड में ही होता है, गेहूं के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। आपको देखा होगा कि धान और जो चावल उगाना होता है उसके लिए अलग टेम्परेचर चाहिए होता। तो ये सारी इसी तरह जीव जंतु भी होते हैं, इसी तरह पेड़ पौधे भी होते हैं, विशेष पेड़ विशेष जगह पे ही उगता है। अब भारत में बायोडाइवर्सिटी इसलिए सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह का जो है वो आपका टेम्परेचर और बारिश इस तरह से मिलेगी। देखिए यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ पे माउंटेन, यहाँ की पर्वत भी है, राइट। यहाँ पे समुद्री जो है वो आपका क्लाइमेट भी है इधर। यहाँ पे गंगा सिंधु का मैदान भी है। यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड। तो इसके कारण अलग अलग पेड़ पौधों, अलग अलग जीव जंतु का आपको आ, विकास हुआ है, ठीक। कैसे है भाई, बायोस्फीयर बायो रिजर्व हब है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया भी हमने बनाया है भारत में अपनी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए। मैंने पढ़ाया लास्ट वीडियो में राष्ट्रीय उद्यानों का, सेंचुरीज का, बायोस्फीयर रिजर्व का, इस तरह के जो है एक नेटवर्क स्थापित किया हुआ है ताकि हम इसको प्रोटेक्ट कर सके। बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक, 18 हैं अभी तक। तटीय पारिस्थितिक तंत्र भी है, ताकि हम जो है वो समुद्री जीवों को भी बचा सके, उसमें भी शामिल हैं। जैव विविधता के संरक्षण को इसके टिकाऊ उपयोग के साथ सुलझाने, इस समाधान को बढ़ावा देते हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसके। मानव और प्रकृति के बीच सहअस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण बताया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हमने चलाए हैं, बहुत सारी रिसर्च भी कंडक्ट कर रहे हैं ताकि हम इस बायोस्फीयर रिजर्व, बायो रिजर्व हब को हम बचा सके, ठीक। अनेक प्रयोगशाला के रूप में भी काम करते हैं। इसके बाद आपकी संरक्षण, पहले हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं ताकि हम अपने जीव जंतु, अपने पेड़ पौधों, अपनी फसलों को प्रोटेक्ट कर सके, पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सके, इकोसिस्टम बचा रह सके, राइट। तो ये सब चीज़ें इंडिया ने की है। भारत ने अपनी जैव विविधता की रक्षा के उद्देश्य से विभिन्न संरक्षण पहलों और परियोजनाओं को लागू किया है। जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये प्रोजेक्ट टाइगर इसने चलाया है ताकि हम टाइगर को बचा सके, टाइगर की संख्या बढ़ा सके। अब जब हमने ये चलाया है तो उसमें हम कानून भी बनाते हैं, कोई टाइगर को मार नहीं सकता, नहीं तो जेल होगा। टाइगर को हम ऐसी जो है कंडीशन प्रदान करेंगे ताकि वो अपना वंश और अपना जो है वो आगे जो है पॉपुलेशन अपनी बढ़ा सके, संख्या बढ़ा सके। ऐसे ही हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट भी शुरू किया है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी इंडिया ने शुरू किया है, और ये नेशनल क्लीन गंगा पानी के लिए। भाई बायोडाइवर्सिटी का मतलब केवल जो है जीव जंतु को बचाना ही नहीं है, अपने एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करना है। तो जीव जंतु भी आ गए इसमें और पेड़ पौधों की प्रजातियां भी इसमें आ गई। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है, राइट। तो इनके संरक्षण पे भी ये कौन बल देती है, इंडियन गवर्नमेंट। इसके बाद हम अनुसंधान और शिक्षा भी इसमें करते हैं, किस तरह से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक संगठन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इस तरह से एनजीओ भी, से भी संगठन है जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए कार्य करता है, जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कार्य करता है, ठीक, जो कि एनवायरनमेंट स्टेबल हो सके इसके लिए काम करता है, पोल्यूशन कैसे कंट्रोल हो सके, सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और ये हम इसमें अपने बायो रिजर्व हब को संरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए इसको हम जो है काम करते हैं। जैव विविधता का अध्ययन और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ये संस्थान अनुसंधान रिसर्च करते हैं, क्या क्या वो इसमें रिपोर्ट्स बनाते हैं या सरकार को सुझाव देते हैं, नया योजनाएं चलाने के बारे में बताते हैं, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो। कुल मिलाकर जो है बायो रिजर्व हब के रूप में भारत की स्थिति जो है वो बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण। बायोडाइवर्सिटी मैं आपको बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी विविध तरह की बायो में, मैंने फर्स्ट वीडियो में आई थिंक बताया था, बायो का संबंध आपका जीव से है। ये आपका जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये बात याद रखना। जब बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे मतलब इसमें अलग अलग कैटेगरी के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में भी हजारों लाखों की संख्या में कैटेगरी है।
राइट। तो ये हमने बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना है और प्रकृति के सद्भाव में अपने डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। कैसे डेवलपमेंट को? सतत डेवलपमेंट को। इसका मतलब हम ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट से सब चीज़ें अभी अब प्राप्त कर लें और आगे आने वाली संतानों के लिए कुछ ना छोड़े। हमें इस तरह से पानी को भी बचाना है कि हम भी उसका प्रयोग कर सके और इतना ज़्यादा प्रयोग ना हो जाए कि आगे हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं उसको यूज करने के लायक ना रहे। इस तरह से हम एनवायरनमेंट को शोषित ना कर ले कि आगे जो है इतनी खराब हवा हो जाए, इतना पोल्यूशन हो जाए कि आगे आने वाली जनरेशन वो सरवाइव ना कर सके। ऐसा डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट जो कि अगली पीढ़ियों को ध्यान में रख के भी किया जाता है, उसको सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको हम बोलते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अभी भी है, जैसे इसके निवास स्थान के नुकसान। मान लिया कोई आपका वन है, उसको हमने काट दिया, ठीक, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इनका संसाधनों का निरंतर दोहन जैसे चलते खतरों से निपटने के लिए निरंतर प्रयास भी आवश्यक हैं। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा हब, बायोस्फीयर बायो हब कैसे है इंडिया, और फिर इसको बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है और उसने अभी तक क्या क्या किया है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद हो गया आपका संकटग्रस्त जातियों की अवधारणा। ऐसी जातियां या तो जो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पे है, या जो है वो आपका जो है घोर संकट में है। तो ऐसी जातियों को हम क्या बोलते हैं? संकटग्रस्त जातियां। इसमें कई कैटेगरी है। अगर सामान्य रूप से आप देखोगे, चाहे वो जीव की जाति है, चाहे वो शेर है, चाहे वो टाइगर है, चाहे वो छोटे मोटे जीव हैं, इवन चाहे कुछ छिपकली भी है, चाहे कोई वो पेड़ पौधे हैं। जाति का मतलब यहाँ किसी भी जाति से है। ऐसा नहीं है कि ये केवल जीव जंतु के बारे में। आगे इसमें लिखा है इसकी डेफिनेशन, संकटग्रस्त जातियां वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों, या तो उनका आवास खत्म हो गया, या उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, या जैसे आप ये जो पुराने टाइम में बहुत सारे जो कि सड़ा गला मांस खाते थे, चीलें थी, ये भी देखो कम हो गई हैं, क्योंकि जो गाय भैंस इनको इंजेक्शन लगता है, विभिन्न तरह के केमिकल इनकी बॉडी में जाते हैं और उसको वो चीलें खाती हैं, तो वो मर गई। बहुत सारी संख्या इनकी कम हो गई, लाखों की संख्या में थी ये। तो इस तरह से अगर संख्या कम हो गई और यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। ऐसी जातियां संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। इसमें कैटेगराइज किया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद होगा मैंने बताया था कि ये एक रेड लिस्ट जारी करती है। पिछली वीडियो में मैंने इसको, इसके संगठन के बारे में मैंने इसको बताया था। अब ये मैं बता दूं, कोई जैसे काला हिरण, सलमान खान भाई मार दिए थे काला हिरण को, तो अब तक जेल के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अंडर प्रोटेक्शन है ये जाति। किसकी? काले हिरण की। अगर इसको मार दोगे तो आपको जेल, इतना बड़ा आदमी सोचिए कि जो है उसको अभी तक कितनी बार वो जेल जाते जाते बचा है, जेल में रह के भी आया। मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, अगर आपने जंगली गधा मार दिया तो उसमें भी समस्या पैदा हो जाएगी। इस प्रकार की जातियों की बहुत सारी जातियां हैं जो कि लिस्ट बनी हुई है। कुछ जातियां ऐसी हैं होती हैं जो विलुप्त हो चुकी, एक भी उसकी जाति का एक भी जीव आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। ये देखो, जाति का कोई भी जीवित सदस्य बचा ही नहीं है। मॉरिशस का डोडो पक्षी मानव शिकार के कारण विलुप्त हो गया है। ठीक, एक जो वनों में विलुप्त हो गया, बाकी हम लोग उसको कहीं चिड़ियाघर और इधर उधर रखे हैं। जो वनों से तो खत्म हो चुकी है, पर इसके कुछ बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघर या अपने मूल निवास स्थान से अलग किसी खुद से बनाए गए निवास स्थान पर ही जीवित हैं। वन विलुप्त कहते हैं। घोर संकटग्रस्त मतलब विलुप्त होने की कगार पे है। अगर आप उसको नहीं अभी तक बचाया आपने तो वो विलुप्त हो जाएगा। उस पर सरकार ने या लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो खत्म होने वाला है पूरे वर्ल्ड से। ठीक, संकटग्रस्त जाति का वनों से विलुप्त होने खतरा बना हुआ है बाघ, शेर। असुरक्षित मतलब है ठीक ठाक संख्या में, लेकिन अब वो ढलान की तरफ है। असुरक्षित से किधर किधर चला जाएगा वो कुछ दिनों में? संकटग्रस्त में। फिर घोर संकटग्रस्त में अगर नहीं उसका कुछ उपाय किया, और अगर तब भी उपाय नहीं किया किसी ने, तो सीधी सी बात है वो विलुप्त हो जाएगा। ठीक, इस तरह संकट के निकट है, ये इनकी कैटेगरी है। मतलब आप ये जान ले बिल्कुल विलुप्त हो चुका, बिल्कुल नहीं।
थोड़ा वन विलुप्त हुआ है, वनों में विलुप्त हो गया, घोर संकटग्रस्त बस होने ही वाला है, ऐसे इसकी कैटेगराइज है। संरक्षण पे निर्भर है, मतलब आप संरक्षण करता रहे, ये सबसे कम इसको खतरा है। ओके। संकटापन, जो कि संकट है, जिनके ऊपर प्रजातियों के लिए विशिष्ट परियोजनाएं, बहुत सारी परियोजनाएं चलाई हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट टाइगर। इसके संरक्षण के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया है। मैंने बताया आपको, बायोस्फीयर रिजर्व बना रखे हैं, नेशनल पार्क बना रखा है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रखे हैं। आपने 1972 का प्रोटेक्शन एक्ट बना रखा है, 1980 का आपका वन संरक्षण एक्ट बना रखा है, 1986 का आपने याद होगा पर्यावरण एक्ट बना रखा है। ठीक। तो उस तरह ये तो कुछ ही नाम है जो कि बहुत हमको अपने पेपर में पढ़ना चाहते हैं, बाकी तो सैकड़ों की संख्या में है, ये आपको इसको याद रखना है। अब एक हमारे सिलेबस में एक ये प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी है आपका, टाइगर, जो कि इसको बाघ बाघ के लिए प्रोजेक्ट टाइगर इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था। मैं आपको बता दूं कि आप जब तक अपना कॉपी कलम किताब कॉपी और जो है पेन लेके नहीं बैठेंगे, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे, इस पूरे सिलेबस को। कुछ नहीं, आप सिर्फ ये वीडियो देखिए, पूरा का पूरा पेपर इसी से आएगा, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस कोमा बिंदी जो भी कुछ है सब इसको मैंने पढ़ा दिया है। चाहे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, चाहे ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और चाहे ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो आप इसका ये लगभग 25-30 पेज का ये नोट्स बन जाएगा, इसी को रिवाइज करें, एग्जाम में देने जाएं। ठीक। ओके। ये फर्स्ट सेमेस्टर, आई थिंक ये बीए और बीएससी बीकॉम के फर्स्ट और थर्ड ईयर दोनों में होता है, फर्स्ट और सेकंड ईयर, नोट थर्ड ईयर। ठीक। तो प्रोजेक्ट टाइगर हम अब आगे पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों को बचाने के लिए 1973 में भारत सरकार ने, इनका शिकार हो रहा था, ख़त्म होने वाले थे इनके, जो है जब वन कटते हैं तो ये किधर बस्तियों मानव शहरों कस्बों गांव की तरफ जाते हैं। इनमें संघर्ष होता है मानव वन्य जीव का, याद होगा मैंने आपको ये भी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। टकराव, बाघों की घटती आबादी के कारण लॉन्च किया, ताकि इनको किसको, टाइगर को बचा सके। ये बात आप बहुत ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन बहुत आता है कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये 1973 का कब लॉन्च हुआ था, ये बहुत आता है प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि इसमें अगर ये पूछा किसके लिए, ये तो प्रोजेक्ट टाइगर में लिखा है, टाइगर के लिए था। इसका सन बहुत पूछता है, बहुत बार ये क्वेश्चन मुझे लगता है 20-30 बार तो मेरे ही सामने आया है ये। तो ये आप बिल्कुल याद रखिए कि टाइगर को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, उनके विनाश स्थान हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, विनाश हो रहा है उनके निवास स्थान का, उनका अवैध शिकार हो रहा है, संघर्ष बढ़ रहा है, बाघों की घटती आबादी बढ़ रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के उस टाइम प्रधानमंत्री थी जब ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, इसको एकदम रट लो आप। ठीक। तो क्या उद्देश्य था इसका, इसका उद्देश्य सीधी सी बात है, इनका आवास बच सके। ये जो है वो जब इनका आवास ही नहीं रहेगा, मतलब वो वन ही नहीं रहेगा वहाँ, या उसमें अंदर कोई प्रोजेक्ट लगा दिया वन में, या कोई डैम बनाने लगे वहाँ, या कोई सड़क निकालने लगे यहाँ, तो ये जो है डिस्प्लेस होते हैं फिर इधर से। तो इनको, इनकी जो स्थिति है उस पर छोड़ो, उसमें कोई दखलंदाजी ना करो, ये खुद ही शिकार हिरन वीरन और इधर उधर का अपना करके खाएंगे, रहेंगे इस वन में। जो भी चाहे आपका वन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का हो, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई 10-15 किलोमीटर के अंदर ही रहते हैं, इनका तो ये तो बड़ा वन चाहिए होता है, इसलिए तो सब ये BSR बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क सब शुरू किया था। निगरानी की बात आई, टाइगर की निगरानी की जाएगी, उनका नियमित सर्वेक्षण सुपरविजन, उनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा, ये सब आयोजित किए जाएंगे। अब तो जो है ये गले में भी जो है उसके टाइगर के जो है वो GPS डाल के रखते हैं, ट्रैक करते हैं उसको कि कहाँ जाता है, कैसे जाता है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, मर तो नहीं जाएगा, इस तरह की चीज़ें इसके प्रोटेक्शन के लिए होती है। अवैध शिकार विरोधी उपाय भी करते हैं, भाई बाघ को मार दिया शिकारियों ने, उसका व्यापार खाल का और ये सब चीज़ों का किया, तो उसके लिए सज़ा, जेल, जुर्माना, ये सब चीज़ें और ध्यान रखना, उसका पुलिसिंग करवाते हैं प्रोजेक्ट के तहत। सामुदायिक भागीदारी, मतलब कि गांव वालों को भी जो है जागरूक करते हैं
कि भाई ऐसा नहीं कि सीधा कोई बाघ दिखे घुस गया तो उसको मार ही दिया जाए। कोशिश किया जाए कि गवर्नमेंट को आप जो है सूचित करें, वो उसको पकड़ के वापस उसके स्थान पे छोड़ा जाए। ठीक। और उनके संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदाय को भी शामिल करते हैं। यही है इसका। इसके बाद रिसर्च और एजुकेशन, जनता के बीच वही बाघ संरक्षण का महत्व देना, रिसर्च करना कि भाई इसको कैसे, इसकी आज संख्या बढ़ाई जा सके, कैसे ये बीमारी से दूर रहे। ठीक, किस तरह के हम प्रोजेक्ट और ये पॉलिसीज लाए, किस तरह के कानून बनाए, ये सब चीज़ें इसमें भी शामिल हैं प्रोजेक्ट टाइगर में। पिछले कुछ वर्षों में प्रोजेक्ट टाइगर को बाघों के आवासों का अतिक्रमण, ठीक, वन्य मानव वन्य जीवन संघर्ष और अपर्याप्त धन और संसाधनों जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। ये समस्या है इस प्रोजेक्ट टाइगर में। इसके बावजूद भी संघर्ष भी हुआ, आवासों का अतिक्रमण भी हुआ, भ्रष्टाचार है, देखो उसमें समस्या। कानून तो बना दिया पर पूरा 100% लागू कहाँ होता है वो, और लागू हो भी गया तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े नेता अपने फायदे के लिए पता चला प्रोजेक्ट लगा दिया, इसको दरकिनार कर दिया कानून को। तो ये समस्या फिर जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिस हिसाब से कोई पॉलिसी बनाएगी, उस हिसाब से वो उसका प्रभाव नहीं रहता है। तो ये सब ये याद रखना आप लोग कि कुछ भी हम प्रोजेक्ट या कुछ भी हम पॉलिसी या कुछ योजनाएं, कुछ भी कानून पढ़ेंगे, एक तो होता है इस कानून में क्या है, ठीक, अर्थात इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये हम पढ़ते हैं। फिर इसकी कमियां क्या है और क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में और क्या होना चाहिए। और दूसरी बात है कि कितना ये लागू हो पाया है, ठीक, कितना लागू हो पाया धरातल के स्तर पर, ग्राउंड लेवल पे क्या क्या इसमें समस्याएं हैं, क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या समस्याएं हैं। ये सब चीज़ें होती हैं किसी भी, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून, कोई भी योजना, वो 100% नहीं होती है सही। एक तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये याद रखना है। नंबर दो, जब उसको हम जनता में लागू करते हैं या ग्राउंड बेस पे उसको हम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट करती है, तब वो 100% रिजल्ट थोड़ी आता है उसको, या तो भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ जाता है कुछ ना कुछ, ठीक, कुछ ना कुछ उसमें समस्या रहती है। इसी समस्या को हम इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में भी पढ़ रहे हैं। आवासों का अतिक्रमण किया, ठीक, मानव जीवन संघर्ष और अपर्याप्त धन और संसाधनों जैसी चुनौतियां, भाई इसको भी तो पैसा चाहिए, किसके लिए, अनुसंधान के लिए, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए, जो उपाय करेंगे जो है शिकार के विरोधी पुलिसिंग के लिए, नहीं मिल पाया उतना। हालांकि इसने कुछ संरक्षित क्षेत्रों में बाघों की आबादी बढ़ाने और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मामले में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ तो ऐसी बात नहीं है, इसमें जागरूकता भी बढ़ी है, आबादी ये कुछ बढ़ाने में भी जो है मददगार हुआ है। आज प्रोजेक्ट टाइगर भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से भी एक है। ठीक, शुरुआत कब हुई इसकी, 1973 में मैंने बताया। पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बना, कार्बेट नेशनल पार्क में, ये कहाँ है, उत्तराखंड में। 54 घोषित कर चुका है इंडिया अब तक, 54वां राष्ट्रीय लास्ट जो है रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बहुत क्वेश्चन जब एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन पूछता है तो ये बहुत क्वेश्चन आता है कि आपका टाइगर रिजर्व कब जो है लॉन्च हुआ, 1973 में। पहला टाइगर रिजर्व कहाँ था, तो टाइगर रिजर्व जो है नेशनल पार्क कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कितने टाइगर रिजर्व बन चुके हैं, हम कहेंगे 54 बन चुके हैं। लास्ट वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो हम कहेंगे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। लेकिन जब हम इसको सब्जेक्टिव लिखते हैं तो इसमें ये एक दो लाइन लिखना चाहिए, ताकि हमारा जो एग्जामिनर है उसको अच्छा लगे कि ये आदमी अभी भी जानता है, ऐसा नहीं कि ये पुरानी किताब से पढ़ के आया है तो बस उसको रट के लिख दिया है। इसका मतलब ये अपडेटेड है, राइट। इसका मतलब ये जो है अभी भी मैगजीन या कंटेम्परेरी इश्यू को भी जानता है। साथ में जो है एक NTCA भी बनाया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक निकाय है कानूनी जिसे प्रोजेक्ट टाइगर ये सब चीज़ों को ध्यान रखता है
कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या क्या क्या इसमें प्रावधान होने चाहिए। भारत में कई टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट का काम भी सौंपा गया है। इसकी स्थापना टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसकी बस ये याद रखना आप कि ये मैनेजमेंट करता है, उसको टाइगर रिजर्व का देख रेख करता है, और 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इतना बहुत है, इतना भी इसमें भी आप एक दो दो चीज़ें लिख देंगे। अगर 2 लाइन में पूछता है तो आप हम लिख देंगे 1973 में शुरू हुआ था, बाघों की जो है घटती जनसंख्या को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। 29 जुलाई को लोगों को भारत में जागरूक करने के लिए टाइगर की जो है बाघों की आपका जो है इसके बारे में एजुकेट करने के लिए बाघ दिवस भी मनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ तक कि पीसीएस तक में एक क्वेश्चन कई बार 29 आता है। 29 जुलाई कुछ ऑप्शन दे देगा, साथ में दे देगा आपका 29 जून किसको, या फिर 30 मई, ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो आपको 29 जुलाई याद रखना है। मैं इसी में शुरू करूँगा कि जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी मैं दिखाऊंगा उनको क्वेश्चन अपने पीडीएफ के जरिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, एक आपके सिलेबस में है यूनिट 3 में कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय उद्यान हस्तिनापुर एक सेंचुरी है, इसका विशेष संदर्भ में आप कुछ लिखो, इस तरह इतना ये दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया कि हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिख दी। ये क्वेश्चन ऐसे ही कुछ आएगा, हस्तिनापुर किस तरह से जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किस तरह के ये आपका किस तरह के एरिया में कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, किस जगह ये स्थित है, इस तरह का कोई क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी क्वेश्चन बनाए तो उसको हम घुमा फिरा के इसमें ऐसे लिख देंगे। ठीक, ये हमें दरअसल जो भी हमारा सिलेबस है उसके हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक यूनिट, जैसे इसमें 8 यूनिट है, यूनिट 1 2 यूनिट 8, और इसमें टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स इनको बोलते हैं, सब टॉपिक्स, इसके बारे में हमको हर चीज़ पता रहनी चाहिए ताकि क्वेश्चन इधर उधर से कहीं से भी आए तो हम उसको हैंडल कर पाएँ। तो ये क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, गंगा के मैदानी इलाकों में। कौन कौन से जिलों में है ये, लगभग मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ के आसपास ये स्थित है। कितना कवर करता है, 2000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। ठीक, राज्य के पशु का घर भी है, इसमें आपका जो है ये स्वाम्प हिरण, हॉग हिरण, चीतल, सांबर, ये सब पशु हैं। जा कर के आप जाइए और इसको इंटरनेट पे देखिए ये किस तरह का रहता है, ये आपका किस तरह का रहता है इनका, ये किस तरह के दिखते हैं ये। ठीक, सारस राज्य पक्षी इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में पाया जाता है। अजगर बहुत संख्या में पाए जाते हैं, इनको कंजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए तो सेंचुरी बनाई है गवर्नमेंट ने। इस क्षेत्र में कई जल निकाय हैं, जैसे तालाब कहते हैं इसको। वाइल्ड ओटर, ये भी कुछ आपका जो है वन्य जीव है। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ गंगा नदी में पाई जाती है। मगरमच्छ बहुत सारे हैं, सर्दी के महीने में मगरमच्छ क्या करते हैं, धूप लेते देख सकते हैं कि किनारे पे। कछुए भी बहुत सारे हैं। इस प्रकार के कई उभयचरों के लिए घर है, उभयचर का मतलब पानी में भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं, आपका ज़मीन पे भी रहते हैं। डाल्फिन इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस तरह के यहाँ पे आपका पशु पक्षी को प्रोटेक्ट करने के लिए हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, जो कि यूपी में है और मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ आदि जिलों में स्थित है। और क्या क्या मिलता है यहाँ, स्तनधारी है, जैसे तेंदुआ भी पाया जाता है, जंगली बिल्लियाँ है, बंदर, लोमड़िया, भेड़िया, सियार, भिक्षु, बिज्जू, हिरन, ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है इसको। इसमें 3 3 4 4 आप इसको याद कर लेना लिखने के लिए। पक्षी कौन कौन से हैं ये सब लिखा हूँ मैं, ब्राउन पार्टीज, ब्लैक पार्टीज, क्वाइल, पिकॉक, मोर, पीजन, फाल्कन एंड हॉक्स, स्पॉटेड बिल, क्रेन्स, ईगल्स, उल्लू, वाइट वल्चर, कोयल, नाइटेंगल, किंगफिशर में आना, पता नहीं क्या क्या, ये बया आदि क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं। 2 3 इसको आप लिख लेना। उभयचर मतलब जो जमीन और दोनों जल में रहते हैं। क्षेत्र में कुछ कछुए, पायथान, कोबरा जो सांप होता है, वाइपिर भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। मगरमच्छ भी आमतौर पे पाए जाते हैं। ये हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो लास्ट वीडियो आप देख लेना, आप सब्सक्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। 2 3 लाइन उसके बारे में भी हम लिख देंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। ठीक, और
कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये सब 2-4 लाइन इसके बारे में भी इसमें लिख देंगे, फिर हम हस्तिनापुर शुरू कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें जो भी सिलेबस होता है वो आपस में जो है इंटरकनेक्टेड होता है, ताकि आप हस्तिनापुर अगर आए और इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन अगर पूछता है हस्तिनापुर से संबंधित, तो आप उसी हिसाब से इसका जवाब दे पाएँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इसकी नेक्स्ट यूनिट, और जो है इसको आप रिवाइज कर लें, इसको आप अब देख करके नोट्स बना लें, एक बार समझ में ना आए तो उसको दोबारा जो है देख लें। और मैं आशा करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। आपको ये भी मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये निश्चित रूप से इससे पूरा पेपर इसी से आएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर और लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।